अस्सलाम वालेकुम। अब देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी लड़ाई पहले आईनी लड़ाई में बदली और अब इदारों के दरमियान लड़ाई में तब्दील होती दिख रही है और बदकिस्मती से सियासी जमातें इदारों के पीछे छुपती दिखाई दे रही हैं। अगर एक ऐसी सियासी जमात का कैंप पार्लियामान का सहारा लेता है तो दूसरा कैंप बज़ाहिर अदलिया के दिफा का अलम बुलंद किए हुए है। और आज इस इदारती मुज़ामत में पार्लियामान के पलड़े में बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट का वजन भी आ गया है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत दीगर अस्करी हुकाम ने भी शिरकत की। इस इजलास में की जाने वाली आर्मी चीफ की गुफ्तगू को इंतहाई अहम और मानी खेज समझा जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इजलास में बात करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि आईन पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय का मजहर है। अवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करते हैं। आर्मी चीफ ने 1973 के आइन के दफाज के 50 साल मुकम्मल होने पर अरकान को मुबारकबाद दी और कहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान के अवाम है। आर्मी चीफ की इस गुफ्तगू के बाद हुकूमत की जानिब से आज ही बुलाए जाने वाले हंगामी कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान भी इस मामले में पेज पर होने का अक्कास है। रिमार्क्स जो है आर्मी चीफ ने इस फ्लोर पे दिए ब्रीफिंग के दौरान जो है पार्लियामेंट के मुतल्लिक, मैं समझता हूँ कि ये बड़े खुशाइंद रिमार्क्स थे आर्मी चीफ की तरफ से इस अदारे की बालादस्ती के बारे में। इस अदारे के जो सरबराह जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म के ओहदे के बारे में, वो शहबाज शरीफ के बारे में रिमार्क्स नहीं थे, वो वज़ीर आज़म के ओहदे के बारे में, इस पार्लियामेंट के अदारे जो अदारा है उसके बारे में जो उनके रिमार्क्स थे, मैं समझता हूँ ये बड़ा खुशाइंद बात है। हमारी तारीख का एक नया मोड़ हमारे सामने आ रहा है। आर्मी चीफ की गुफ्तगू के बाद ख्वाजा आसिफ का बयान इसलिए भी इंतहाई मानी खेज समझा जा रहा है क्योंकि आज कल बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट मुकन्ना खुले आम आमने सामने है। हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतल्लिक मुजव्वज़ा बिल को कानून बनने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने रोक दिया था। इसके खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ मुल्क की सियासी क़यादत बिलखुसूस हुकूमती क़यादत सफ़ आरा हो गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की गुज़िश्ता रात मुलाकात के बाद जारी एलामिया में कहा गया कि हुक्मरान इत्तेहाद इस अदालती नाइंसाफ़ी को नामंजूर करते हुए इसकी भरपूर मुज़ाहमत करेगा। जहाँ हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के मखसूस 8 रुकनी बेंच के खिलाफ बज़ाहिर ऐलान जंग किया गया है, वहाँ इस मुतालिक वकला बरादरी भी भरपूर तजाद का शिकार दिखती है। जहाँ सुप्रीम कोर्ट और बिलखुसूस चीफ जस्टिस के दिफा के लिए भरपूर वकला मुहिम चलाने की बातें हो रही हैं, वहाँ वकला का एक धड़ा चीफ जस्टिस और उनके हम ख्याल समझे जाने वाले जजों के खिलाफ मुजामत करने निकल पड़ा है। आज इस मुतालिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल समेत सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हो गया है। मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से दायर रेफरेंस में आइन की आर्टिकल 209 और जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की दफ़ा 3 ता 6 और 9 को बुनियाद बनाया गया है। रेफरेंस में कहा गया है कि पार्लियामेंट को मंजूर करदा बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करके इख्तियारात से तजावुज़ किया गया है। पार्लियामेंट के बिल की समाअत के लिए 8 रुकनी गैर आइनी बेंच तश्कील दिया गया, जबकि आज ही कौमी असम्बली के बुलाए गए हंगामी इजलास में भी इस ही 8 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच के खिलाफ मुजम्मती करारदाद भी मंजूर कर ली गई है। एक तरफ बज़ाहिर हुकूमत और हम ख्याल वकला बरादरी पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर है, तो दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट की जानब से भी तुर्की ब तुर्की रद्द अमल सामने आ रहा है। पंजाब में 14 मई को इलेक्शन के हुक्म पर हर हाल में अमल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट लचक दिखाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। आज इस मुतल्लिक चीफ जस्टिस के चैम्बर में अहम समाअत हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इन चैम्बर समाअत में एडिशनल सेक्रेटरी खजाना, अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना और कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी तफसीली फैसले में पीर तक पंजाब इलेक्शन के लिए स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए के फंड जारी करने का हुक्म दिया गया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि इस फंड के लिए स्टेट बैंक वजारत खजाना से राब्ता करे और वजारत खजाना इस मुतालिक फौरी तौर पर अटॉर्नी जनरल को डायरेक्शन दे इस 21 अरब रुपए का फंड जारी करने के लिए क्या किया जा रहा है, जिसके बाद वजारत खजाना ही इलेक्शन कमीशन को भी इस मुतालिक मुतला करे ताकि अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी एक वाज़ेह मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो सके। फैसले में मज़ीद कहा गया है कि यह सब कुछ बगैर किसी ताख़ीर के 17 अप्रैल बरोज़ पीर तक हो जाना चाहिए। इस तरीक़ाकार से इलेक्शन कमीशन के लिए 21 अरब रुपए का फंड फौरी तौर पर मुहैया किया जाना ज़रूरी हो गया है गवर्नमेंट के लिए। तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब। उनसे जानेंगे कि क्या हुकूमत के लिए अब नागुज़ीर होता जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर सूरत में अमल दरामद करे और इलेक्शन के लिए फंड जारी करे। ख्वाजा आसिफ साहब, आज की पहली जो ब्रीफिंग थी उस पर ज़रा बात करते हैं कि जो इन कैमरा कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आज जो ब्रीफिंग हुई पार्लियामेंट के इस
इजलास के अंदर जो ब्रीफिंग थी उसमें जो आर्मी चीफ की तरफ से जो आज वहाँ पे गुफ्तगू हुई, जो उनके जुमले आज सामने आए भी, आपने उन्हें बहुत ज़्यादा सराहा भी। बताइएगा कि क्या इसका इम्प्रेशन ये लिया जाए, इसका मतलब ये लिया जाए कि जो इस वक्त पार्लियामेंट की जो पोजीशन है इंतखाबात के हवाले से, फौज और आर्मी चीफ भी उस पोजीशन के साथ खड़े हैं? कि वहाँ पे तो इस सवाल का जवाब तो तब बनता है अगर वहाँ पे कोई इंतखाबात के ऊपर गुफ्तगू हुई हो। वो तो प्योरली एक सिक्योरिटी के ऊपर ब्रीफिंग थी। उसमें जो ऐवान में बैठे हुए मेंबरान थे उनके कुछ सवाल थे, खुसूसन उन इलाकों के जो मेंबरान हैं कौमी असम्बली की जहाँ पे इस वक्त दहशतगर्दी जो है वो अरूज पे है। तो वो उनके सवालात के जवाब, उनकी जो जो परेशानी है उसके को दूर करने के लिए जो भी एश्योरेंसेस चाहिए थी वो उनको मिली हैं। और एक उनका जो वहाँ पे लोकल ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है हमारे एमएनएस का, उससे उन्होंने भी इस्तिफादा हासिल किया है। और मेरा ख्याल है कि एक जामे एक तसल्ली बख्श जो है पॉलिसी जो है उन इलाकों में अपनाई जाएगी ताकि जो बढ़ रही है दहशतगर्दी उसको रोका जा सके। और उन्होंने उन मेंबरान ने ये भी ब्रीफ किया सारे हाउस को भी और फौज को भी। उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे रहते हैं, हम इस बात के ऐनी गवाह हैं कि लोगों को वहाँ पे लाके बसाया गया और सदारती जो है वो एक माफ़ी जो है दिलवाई गई। खुसूसन जो बुशरफ सवात मुस्लिम खान और महमूद खान नाम के दो लोगों को जिस तरह माफ़ी मौजूदा सदर से आरिफ अलवी साहब से दिलवाई गई जो है और बाकी लोगों को बसाया गया। और ये सारी दहशतगर्दी की बुनियाद जो है पिछली हुकूमत में रखी गई और दहशतगर्दों को एक जो क्या कहते हैं सरपरस्ती मिली हुकूमत की। और जिस तरह हमें उस वक्त की ब्रीफिंग में कहा गया कि ये आइन और कानून में रह के ये लोग काम करेंगे और उसके अलावा इनसे कोई जो है समझौता या कोई इनसे कोई माफीनामा नहीं होगा। लेकिन ना आइन और कानून में कोई रहा है बल्कि पाकिस्तान की जो सलामती है उसके ऊपर ये लोग हमला कर रहे हैं। पाकिस्तानी जो वहाँ पे मुहब्बे वतन अनासर जो हैं उनको शहीद कर रहे हैं। और जिस तरह की इस वक्त खून रेजी हो रही है खुसूसन केपी में 417 अरब रुपया बाकी सूबों ने अपने एनएफसी अवार्ड से काट के केपी को दिया कि वो दहशतगर्दी के लिए तैयार हो सकें। लेकिन वो 417 अरब रुपये का कोई नामो निशान ही नहीं है। ना वहाँ पर कोई सीडीडी है, ना वो पुलिस ट्रेनिंग है, ना पे वहाँ पे कोई लेबॉर्ट्री है, ना कोई ट्रेनिंग स्कूल है। दहशतगर्दी के नहीं पता नहीं वहाँ पैसा कहाँ पे उड़ा दिएगा, ये वहाँ पे बात हुई है। इंतखाबात के मतलब कथी तौर पर कोई बात नहीं। जो आज आर्मी चीफ के जो उनका जुमला था उनकी गुफ्तगू के दौरान जो उन्होंने कहा था कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें, पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफ़र में उनका भरपूर साथ देगी। तो ये उनका जो जुमला था आपने इसको कैसे इंटरप्रेट किया? कुल्ली एक वो एक जेनेरिक बात कर रहे थे या ये जो इलेक्शन वाला मामला पर्टिकुलरली पार्लियामेंट की पोजीशन दी है इस पे भी वो उसके साथ खड़े हैं? इंतखाबात का लफ्ज़ इस फिक्रे में कहाँ पे आया? जी इंटरप्रिटेशन तो समर वास्तव ना करें ना। उन्होंने तो पार्लियामेंट के एक अदारे के हवाले से, पार्लियामेंट के मुंतखब नुमाइंदों के हवाले से एक जो आइन की इंटरप्रिटेशन जो है या जो भी तमाम अदारों की कमिटमेंट होनी चाहिए पार्लियामेंट के साथ जो है उसका इजहार किया, उस कमिटमेंट का इरादा किया। जो मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइन बात है कि पिंडी की तरफ से ठंडी हवा आनी शुरू हुई है पार्लियामेंट को। और ये अदारों की बात हो रही है, ये मेरी और आपकी या किसी फर्द वाहिद की बात नहीं हो रही, अदारों की बात हो रही है। उस अदारे की तरफ से इस किस्म का एक्सप्रेशन जो है ये बहुत अच्छी बात है। पिछले 75 साल में वहाँ से शाज़ो नादर ही ठंडी हवा आई है, तो मेरे ख्याल आज तक ठंडी हवा आई है तो आपको भी सेलिब्रेट करना चाहिए, मुझे भी सेलिब्रेट करना चाहिए और कौम को सेलिब्रेट करना चाहिए।
खान साहब, जो गवर्नमेंट के लिए कुछ गर्म हवाएं आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो शायद काफ़ी ज़्यादा उसे अगर कहा एयर जाए कि कंडीशनर चलने शुरू हो गए, एयर कंडीशनर चलने शुरू हो गए हैं, ठंडी हवा आनी शुरू हो गई, तो टेम्परेचर खासा जो है गर्म हुआ। साहब, गर्म हवाएं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही हैं जिनकी बात कर रहा हूँ। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि एयर कंडीशनर चलने शुरू हो गए हैं। अब देखना तो मौसम, तो ये बड़ी खुशाइन बात होगी। आप कह रहे हैं कि एयर कंडीशनर चलना शुरू, कूलिंग का प्रोसेस अगर स्टार्ट हो चुका है तो ये बड़ी अच्छी बात है। जो फैसला कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 रुकनी बैंक इन चैम्बर समाअत के बाद सुनाया है, वो तो बड़ा सख्त फैसला है। जो मर्जी आप इसकी इंटरप्रिटेशन कर लें, ये आपकी स्वाबदीद है, लेकिन मैंने तो कहा है कि मौसम गर्म है तो एयर कंडीशनर चलने शुरू हो गए हैं। ऐसा वो ये कह रहे हैं कि आज उन्होंने सरकारी अफसरान को स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर को बुला के उन्होंने पूछा भाई आप पैसे डायरेक्टली जारी करें इलेक्शन कमीशन को, और उन्होंने सारा घूम घुमा के गेम स्टेट बैंक ने भी वजीर खजाना पे डाल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी डाली है कि आपने उनसे अप्रूवल लेके सारा कुछ जारी करना है। यानी कि लग रहा है कि आपके वजीर खजाना पे कोई शायद मुश्किल वक्त आने वाला है कोई। नहीं समर वासा, मैं एक बात आपसे एक सवाल करता हूँ। आपका किसी लेट से आपका यूनाइटेड बैंक में अकाउंट, कोई तीसरा फरीक जो है उस अकाउंट में, यूनाइटेड बैंक को ये इंस्ट्रक्शन दे सकता है इस अकाउंट में से पैसे निकाल के फलां को दे सकता है? अब मेरे सवाल का जवाब देना। ये अकाउंट होल्डर तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है ना। जो टाइटल है जो अकाउंट का, स्टेट बैंक जो है वो बैंक टू द स्टेट है। सर, उन्होंने अपने 9 सफ़ात पर मुश्किल फैसले में ये भी कह दिया कि कंसोलिडेटेड फंड से आप पैसे जारी कर दें, बाद में पार्लियामेंट से आप इसका अप्रूवल बेशक ले लें। नहीं जी, मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिस तरह का भी हो, उसकी जो है वो जो उसको जरा नाप तोल लेना चाहिए। हम असेंबली में थे जिस वक्त ये हमें फैसले का पता लगा है, तो मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट अपना रिस्पांस जो है ऑलरेडी शाम को रेजोल्यूशंस की शक्ल में दे भी चुकी है। जी। और इंशाल्लाह ताला ये और रिस्पांस की जरूरत महसूस हुई सोमवार को आज। तो सर, ये 14 मई को फिर पंजाब में इंतखाबात हो रहे हैं खालिद साहब? फिर मैं देखें, जिन्होंने तारीख दी हुई है उनसे पूछ ले। जी, मैं क्या जवाब दूं उसका? सिक्योरिटी जो कि सर आप लोगों ने देनी है, पैसे आप लोगों ने देने हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर। नहीं, मैं देखा जिस तरह आपने सवाल पूछा उस तरह का मैंने आपको जवाब दे दिया। अच्छा सर, मुझे ये बता दें कि पार्लियामेंट ने मुज़म्मती करारदाद भी एक पास की आज। जो दूसरा जो कल स्टैंडिंग कमेटीज़ की तरफ से फैसला सामने आ गया, उन्होंने भी इस बिल की मुखालफत की कि पैसे नहीं देने चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने आज ये कहा कि हमने वो 3 रुकनी बेंच के फैसले पे अमल दरामद कर दिया, कायमा कमेटियों ने भी मना कर दिया है। फिर वो जो 4-3 वाली जो पोजीशन थी गवर्नमेंट की, वो से वो पीछे हट गई है कि 4-3 वो 3 वाले फैसले को मान रहे। बस अमर वासा, मैं बड़ा एक जो है ना रेगुलर किस्म का जो है ना वो पॉलिटिकल वर्कर हूँ। ये इतनी ज्यादा मुश्किल सवाल ना मुझे जो मैं हल ना कर सकूं। जो है आपको आसान सवाल सियासी पूछे मैं, ताकि उनका चले सर, मैं सियासी सवाल भी कर लेता हूँ। ये जो गुफ्तगू के वाले से, आपस में बातचीत के वाले से पीपल्स पार्टी ने एफर्ट स्टार्ट की है, इसको नून लीग भी मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, दरवाजे खुले रहने चाहिए, बंद नहीं होने चाहिए? बिल्कुल समरबाद साहब, मुज़ाकरात जो हैं हम बिल्कुल हक में हैं। हमने तो पीटीआई की हुकूमत ने फ्लोर के ऊपर खड़े होकर मुज़ाकरात की दावत दी हुई है मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने। मैंने कई दफा कहा हुआ है, मैंने कहा था तो आवाजें लगी थी कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया हुआ है। तो अब किसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है? मुज़ाकरात जो है ना वो तो बिल्कुल सही बात की है। अगर जरदारी साहब ने की है या बिलावल साहब ने की है या किसी भी पीडीएम की पार्टी मुज़ाकरात की बात करती है तो बिल्कुल दुरुस्त करती है, लेकिन उसमें मुज़ाकरात का जो मैकेनिज्म है, आप देखें अगर सियासतदान बैठ के मामला तय कर लेते हैं, मैं एक आपसे एक मसला आपके आगे रखता हूँ, मामला तय कर लेते हैं सियासतदान आपस में, लेकिन उनको जो अदारे इस वक्त जिनको तजावज़ करने की आदत पड़ गई हुई है दूसरी टेरिटरीज के ऊपर, तो उन अदारों को जब तक आप साथ नहीं बिठाएंगे, जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स नहीं बैठेंगे, मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है। सियासतदानों में मुज़ाकरात होते भी रहते हैं, मुज़ाकरात के जो है वो नतीजे में जो है उनका प्यार सलूक बढ़ता भी है। मुज़ाकरात के फिर मौसम के साथ जो है मुज़ाकरात का रिजल्ट जो है वो बदल भी जाता है, फिर टेंशन भी आ जाती है। ये सियासी माहौल में तब्दीलियां जो है ना सारी दुनिया में इसी तरह होती हैं,
कोई इतनी अचंभे वाली बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ के जो है वो नहीं करेंगे मुज़ाकरात और एक कॉमन जो है चार्टर नहीं बनाएंगे एक सुलह सफाई का, या उसको आप कोई भी नाम दे लें, उसको चार्टर कह लें, जो भी आप नाम उसको दे सकते हैं, एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, उसके अलावा फायदा कोई नहीं है। आप मेरा ख्याल मुझसे इत्तेफाक करेंगे। मैं बिल्कुल आपसे 200% इत्तेफाक करता हूं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक के साथ जो फरीक सानी है वो ये कह रहा है कि बातचीत होगी इलेक्शन की तारीख के हवाले से। आप इलेक्शन एक दिन कराना है, आपने बात वो कह रहे हैं इलेक्शन के ऊपर बातचीत करें, हम तैयार हैं बातचीत करने के लिए। दैट इज इमटीरियल। वो देखें, मुझे आप बताएं कि पिछले एक साल में कौन सी बात जो है पीटीआई ने कही है जिसके ऊपर वो कहे, एक बता दें, चलें बस ज्यादा नहीं, एक बता दें तो वो उनकी सीरियसली ना लें उनकी बातें जो है। सर वो इलेक्शन की तारीख तो मांग रहे हैं पिछले एक साल से आपसे, वो करें इलेक्शन करा दें। इलेक्शन के लिए यहाँ पे आपने बात जो शुरू की मुज़ाकरात की, एक जामे मुज़ाकरात जो है वो करें और उसमें इलेक्शन भी बिल्कुल जो है इशू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ साहब, ये जो ठंडी हवाएं चल रही है ये पिक एंड चूज नहीं होगा, पिक एंड चूज नहीं होगा, वो मुज़ाकरात नहीं होंगे, वो मुज़ाकरात नहीं होंगे, मैं उसके हक में नहीं हूँ। यहाँ पे राब्ते जारी थे पीटीआई के साथ, उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो पाई मजीद? जो ये जो बैक चैनल राब्ते आजकल पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान जारी थे, या सादिक साहब लीड कर रहे हैं यहाँ से गालिबन, मुझे कतई तौर पर नहीं पता है कि बैक चैनल को मुज़ाकरात हो रही है, कतई तौर पर, बिल्कुल ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ। अभी रोजा खोला है, इसलिए कुछ गलत बयानी करते हुए कुछ देर लगेगी, तो आधी रात को हो सकता हो जाए। सर वहां से भी सर कोई ठंडी हवाएं चलने का कोई है इम्कान कि कोई अच्छी खबर आ जाए? किधर से? ये जो पीटीआई के साथ बातचीत वगैरह जो पिछले से प्रोसेस शुरू हुआ था, जो मुझे पता ही नहीं है। मैं तो वैसे जनरली बात कही है, मुझे पता ही नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि कोई इस किस्म के मुज़ाकरात का मुझे इल्म नहीं है। आप यासर साहब को फोन कर लें, फिर नंबर मैं दे देता हूँ आपको। नहीं सर, नंबर है सर उनका, मैंने कहा आप भी जरा पांडे दे। अच्छा सर, एक बात फिर, आप पर उम्मीद हैं कि आप शहबाज शरीफ के हवाले से जो बहुत ज़्यादा पिछले दिनों एक बातचीत चल रही थी वज़ीर आज़म के बारे में कि उनका मुस्तकबिल भी, उनका फेट भी सरदार तनवीर इलियास जैसा या यूसुफ रज़ा गिलानी जैसा हो सकता है, अब वो खतरा टल गया है या बढ़ गया है? देखें, अल्लाह पे भरोसा रखें। ये चीज़ें जो है ना, ये इक़्तिदार और सारी चीज़ें ये अल्लाह ताला की वसीयत होती हैं, उसकी मेहरबानी होती है, वही देता है वही ले लेता है। तो अल्लाह ताला से हर वक्त रजू रखना चाहिए ताकि जो है उसकी मेहरबानियाँ जो है जारी और सारी रहें। रमज़ान का महीना है, आज जुमअतुल वदा था, सलामती मांगे वतन अजीज़ की। जो है बंदे जो है मैटर नहीं करते, मैं और आप नहीं मैटर करते, बंदे वतन मैटर करता है, इसकी सलामती की दुआ मांगे। सर फाइनली सर मुझे इतना बता दें हाजा साहब के ये जो आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले सर उस बिल के हवाले से सर जो 60 दिन का टाइम किया गया अपील के लिए, वो मियाँ साहब के लिए पर्सन स्पेसिफिक नहीं है वो चीज़ के मियाँ साहब आए और आके अपना करे फाइल? 30 दिन में वो कर नहीं पा रहे? नहीं तो ये हम तो सियासतदान जो है पर्सन स्पेसिफिक जो है करते रहते हैं, माजी में भी किया। चलें आपकी बात ये भी मान ली, चले मान ली, और हमारी साथ वाली बिल्डिंग में पर्सनल स्पेसिफिक जो हो रहा था उसके मतलब की तो बात करें ना। मैं गलत कह रहा हूँ? जी मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे कॉन्ट्रडिक्ट करें ना। सर उसको कैसे बदलेंगे सर फिर? नहीं, मेरा मतलब है हमारी साथ वाली बिल्डिंग में जो पर्सनल स्पेसिफिक हो रहा है वो आपको नजर नहीं आ रहा? पार्लियामेंट का नजर आ यार, साला को तो सियासतदाना जी नजर आता है। तो सर उस पर फिर क्या करेंगे आप लोग? हाँ साहब ओहदे थे सिर्फ करारदादा पास करके इतना काम नहीं चलेगा। देखते जाओ, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस, देखते जाओ, अल्लाह खैर करेगा। मैं तानू क्या खैर मंगो। चले हमारी भी यही दुआ खालिद साहब कि अल्लाह खैर करे। और जिस तरह आपने बात की कि रमज़ान का महीना है, खैर की दुआ करनी चाहिए। हम भी आपसे मिलकर खैर की दुआ करते हैं कि अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त। नाज़रीन, जहाँ पे एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक के साथ के सीनियर रहनुमा अली जैदी साहब से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक के साथ के सीनियर रहनुमा अली जैदी साहब ने। अली जैदी साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि लड़ाई थी हुकूमत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ,
लेकिन पिछले कुछ दिनों से, चंद हफ्तों से इस लड़ाई की सिमत चेंज हो गई है। अब ये गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशरी एक लड़ाई का तासुर जो है वो बन गया, बड़ा तकवीर पकड़ गया, बड़ी जोर पकड़ गई ये लड़ाई। अब इसे हुकूमती लीगल टीम का कमाल समझे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुशकिस्मती समझे कि भाई मामला कहीं और चला गया लड़ाई का? हाँ समर, देखें, इशू ये है कि हमने पूरी जो तहरीक इंसाफ की तारीख़ है, यानी कि जब से तहरीक इंसाफ पैदा हुई है 1996 से, मैं तो 2000 में आया था, पहले दिन से आज तक जो खान साहब का, मंशूर का और जो पहला ही रहा है ना, वो है इंसाफ, यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ। ये इसी की हमारी जंग है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यही हमारी जंग रही है। तो हमने तो कभी भी जुडिशरी से कभी हमारी लड़ाई नहीं हुई। जब फैसला आया था कासिम सूरी की रूलिंग को, जब सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया था, तो यही 3 जज थे, यही चीफ जस्टिस थे, और इन्हीं ने, हमने उस वक्त एक्सेप्ट किया फैसला। हमने तो रोड पे हमने कहा ठीक है जी, फैसला आ गया, रात को खोला कोर्ट, जैसे भी हुआ। अब यही 3 जजेस हैं, उसी बेंच पे बैठ के उन्होंने मई 14 का दे दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी अगर हम नहीं माने तो फिर हम फ़ायदा क्या, मतलब हम फिर किधर जाएं, द अल्टीमेट अथॉरिटी। और मैं ज़रा असल में मैं क्या कर रहा था पता है आपको, मैं आपके शो से पहले मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 189, बड़ा सिंपल है, अगर आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, हिला रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें सारे, आर्टिकल 189 है, एनी डिसीजन, हर फैसला ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल, नॉट मे, शैल का मतलब होता है, हमने वजारत में किसी की मे और शैल में बड़ा फर्क है। शैल का मतलब होता है, शैल इज डायरेक्शन, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेटरी, यानी कि फर्ज। एनी डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल टू द एक्सटेंट दैट इट डिसाइड्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और इज बेस्ड अपॉन a principle of law being binding to all other courts in Pakistan, insuates a principle of law be binding to all other courts in Pakistan. ये तो आर्टिकल 189 है। 190 है एक्शन इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 190 क्या कहता है, ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज थ्रू आउट पाकिस्तान शेल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एंड ऑफ स्टोरी। अब इसमें कोई डिस्कशन रह नहीं गई ना इसके बाद, यानी कि अगर इतनी क्लैरिटी से सारा कुछ हो गया तो अब इसके बाद डिस्कशन करने का फायदा क्या हुआ? वो तो जो कानून में लिखा हुआ है वो पोजीशन ली हुई है ना, वो तो गवर्नमेंट एक पोजीशन ली हुई है, वो करे हम कौन सी सुप्रीम कोर्ट को माने, वो 4 रुकनी बेंच को माने या 3 रुकनी बेंच को माने, उन्होंने अपनी एक पोजीशन इस पे ली हुई है, लीगल अपना डिफेंस उन्होंने बनाया हुआ है। देखिए ये उनका स्वाबदीद ही नहीं है, ये स्वाबदीद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। ये कौन होते हैं बोलने वाले कि आप बेंच तो बेंच होती है ना, ये है कौन? हमने तो नहीं कहा हम नहीं मान रहे, हम तो हुकूमत में बैठे थे उस वक्त तक। हमने जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आप नहीं मानेंगे और उस पर अमल नहीं करेंगे तो फिर तो आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये सारे इन्होंने जितने पूरे 1 साल में हर फैसला ही इन्होंने जो किया है वो लाइन बना लें, आप एक किताब लिख लें पूरी, जो कि आइन को इन्होंने यानी कि तबाही की है, कब आइन के पेज फाड़े हैं। ये तो करने के ये किस चीज़ के हैं ये लोग? कौन सी ये जो अब्डक्शन हो रही हैं इस मुल्क में, लोगों को उठा के ले रही है, आइन अलाउ करता है आपको? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर लोगों को उठा के ले जाएं, ये आइन अलाउ करता है? फ्रीडम ऑफ असेंबली नहीं होने देते, आइन अलाउ करता है? ये तो सिर्फ ये कहते हैं कि जो हम कहें, और इनकी तारीख है, सुप्रीम कोर्ट पे हमला इन्होंने किया, जजेस से लड़ाइयाँ इनकी हुई, जजेस को खरीदो फरोख्त इन्होंने की। खुद मरियम साहिबा टीवी के ऊपर बैठ के जलसों में कहती है मेरे पास वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, ये हरकतें ब्लैकमेलिंग की इन्होंने की, इनकी अपनी ऑडियोज जो तकसीम है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अली जदी साहब, उसकी बुनियाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखी थी जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस मूव करके, जिसको मानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोग, हाँ ये हमसे गलती हुई थी, वो कहते हैं किसी ने करवाई थी लेकिन गलती हुई थी, उसे आप ऑन करें फिर आगे बढ़ें। देखें गलती हुई थी या नहीं हुई थी ये इसको सेकेंडरी रखें, पहले बात करते हैं कि जो जुडिशियल रेफरेंस भेजा गया था वो भी तो कानून अलाउ करता है ना रेफरेंस भेजना, तो वो जो भी इसका फैसला है हमने वो भी मान लिया। अब हमने गलती की थी तो ठीक है, बहुत सारे लोग समझते हैं हमने गलती की थी, ख़त्म हो गई बात। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि जो मैंने उस दिन सीन्स देखे कि वो कहते हैं कि सब सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को इन्विटेशन दी थी, मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस फाइज ईसा साहब को वहाँ जाके पार्लियामेंट में
जाना चाहिए था और वो खड़े, फिर उन्होंने कहा कि जी मुझे तो पता नहीं था सियासी तकरीरें होंगी। तो पार्लियामेंट में होता क्या है, एक जस्टिस कॉर्नेलियस थे पाकिस्तान के 1960 से 1968 तक चीफ जस्टिस, जो कि एक सुप्रीम जूरिस्ट समझे जाते हैं और उनकी डिसीजंस जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त थी और बड़ा उनको एक रुतबे से देखा जाता है कि उनका बड़ा है। वो अयूब खान के एक प्रोग्राम में अयूब खान साहब ने भी आना था और वो भी इनवाइटेड थे किसी, तो वो ही रिफ्यूज टू गो कि जी मैं नहीं जा सकता। तो काजी तो ये होता है, सही है, जज तो ये होता है। देखें, और ये अपनी पोजीशन अपनी मर्जी से होता है ना समर। देखें, आप एंकर है ना, तो आपने ये प्रोफेशन चूज किया है। अब इसके साथ जो आपको यानी कि अगर आपके ऊपर आपकी तारीफ होती है या आपके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस होता है, या ट्विटर पे आज चले सोशल मीडिया पे आपकी तारीफ भी होती है, कभी कभी तनकीद भी होती है, या कभी कभी अली जैदी आपके शो से उठ के भी चला जाता है। ये प्रोफेशन आपने चूज किया, तो गुड एंड बैड कम विद इट, राइट? मैं अगर पॉलिटिशियन हूं, मैंने ये अगर प्रोफेशन चूज किया है, हमारे अपने लोग हमें कभी कभी सोशल मीडिया पे या पब्लिक में क्रिटिसाइज करते हैं, वी चोज दिस। इसी तरह जब आप लॉयर होते हैं और आप एक लॉयर लॉ करके और आपको जब इन्वाइट किया जाता है आप जज बन जाएं, उसके साथ जो लवाजमात आते हैं वो भी आप फिर नोइंग आप ये काम करते हैं कि जी ये सारी चीजें रिस्ट्रिक्शंस आएंगी। तो ये सारी बात को देखते हुए, टू कट स्टोरी शॉर्ट, जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लान कर रही है, कोई तहरीक भी सुप्रीम कोर्ट के साथ आप खड़े होने जा रहे हैं, उनकी सपोर्ट के लिए निकलने जा रहे हैं, ये वकला तहरीक भी शुरू हो रही है, तो आप लोग वकला इसे लीड करेंगे या खान साहब इस तहरीक को लीड करेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में मैं चूंकि इन मीटिंग्स में नहीं था तो मैं जब, लेकिन देखें वकला ने तहरीक चलाई थी बहुत बड़ी 2007 में, जो कि मेरे ख्याल में अदलिया की आज़ादी की बहुत बड़ी तहरीक थी। वो और बात है कि हमारे बहुत रिजर्वेशंस थे, हैं, रहेंगे इफ्तिखार चौधरी साहब, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ, लेकिन उनके फैसले भी तो माने ही माने हैं ना। यानी कि रिजर्वेशंस रखना एक और बात है और फैसले ना मानना और फाड़ के फेंक देना एक और बात है। रिजर्वेशन तो किसी की भी हो सकती हैं। रिजर्वेशन आपके एक और जगह पे भी हैं, वो पार्टी के अंदर भी कुछ हैं, जो रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रीच आउट किया गया, परवेज इलाही साहब की तरफ से, शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, उस पर भी आपके कोई रिजर्वेशन हैं, तो वो दूर हो गए या अभी भी कायम है कि नहीं करना चाहिए सर रब्ता? देखें, मैंने उनसे मेरी परवेज इलाही साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया था, मेरी उनसे बड़ी डिटेल में बात दी हुई। उन्होंने कहा कि जी मैंने MQM को फ़ोन किया है और बात की है और सिर्फ एक चीज़ पे बात की है, वो है रूल ऑफ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने की। उसके ऊपर तो हम तबलीग हर जगह करेंगे ना। हम तो अगर आज आ जाएं ये नून लीग वाले या PPP वाले, या हम उनको भी कहेंगे कि भाई कानून को तो फॉलो कर लो। यानी कि तब इसलिए हमने हमेशा कहा हम बातचीत के लिए तैयार है, कानून में रह के, और इलेक्शन की डेट पे बातचीत करें। इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का और जमहूरियत का एक हिस्सा है, तो बातचीत तो करने के लिए हर एक से तैयार होते हैं। लेकिन हमारे उनके साथ जो रिजर्वेशंस हैं वो हमारे अपनी जगह रिजर्वेशंस बिल्कुल हैं। दुश्मन से भी इंसान बात भी करता है, ये तो एक सियासी इख्तलाफात हैं, या तो देखें 100 साल जंगें चलती हैं, लेकिन खत्म कब होती है? टेबल के ऊपर जब बातचीत से। तो पहले बातचीत कर लेना, इतने लोगों को बेगुनाह मरवाने की क्या जरूरत है? अच्छा, ये तो जो एक वक्त आता है जब लोग दोनों समझते हैं। ये जो अली साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से 3 रुकनी कमेटी बनी है, जरदारी साहब पुश करे, बिलाल साहब पुश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने चाहिए हुक्मरान इत्तेहाद को, और हुक्मरान इत्तेहाद से ही आजकल वो मुलाकातें भी कर रहे हैं, उन्हें कन्विंस करने के लिए कि PTI के साथ मुज़ाकरात हो और मुल्की मामलात को आगे बढ़ाया जाए। आप कैसे देखते हैं इस मूव को, जो कि आपकी तो एक बड़ी स्पेसिफिक राय है जरदारी साहब के हवाले से, बिलाल साहब के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से? मौला अली का कॉल है कि ये ना कहो कि ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। तो मैं अगर वो यानी कि दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन पब्लिक रिकॉर्ड्स तो आवाम को भी पता है। तो इन हजरात की जिनके आपने नाम लिए, इनकी जो कारकर्दगी है और इनकी जो करप्शन है वो खाली हम नहीं, दुनिया के अंदर है। आपको पता है कि सेनेट की, अगर आप गूगल करें तो सेनेट की एक स्टैंडिंग कमेटी थी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, जो सिटी बैंक के ऊपर एक पूरी इंक्वायरी हुई थी, उसमें कुछ 6 पेजेस हैं आसिफ जरदारी के ऊपर।
90 की दिहाई में बनी थी, यूएस सेनेट की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो तो सारा खुला पड़ा है। जहां तक उन्होंने ये बात की है कि वो बातचीत के रास्ते खुले जाते हैं, तो वो तो हमने कहा है कि आप इलेक्शन के ऊपर बात करें, तो इलेक्शन पे बात करने को तो हम पहले से तैयार हैं। लेकिन बात अब तो आगे बढ़ गई ना समर। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि 14 मई को इलेक्शन होगा, और स्टेट बैंक के गवर्नर को कह दिया कि जी आप 21 अरब रुपए जो पंजाब में इलेक्शन में चाहिए फौरी से पेशतर ट्रांसफर करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो अब कोई रह नहीं गया इसमें, डिस्कशन तो खत्म हो गई। अब आपको उम्मीद हो गई है कि यकीन हो गया है कि इंतखाबात 14 मई को भी हो रहे हैं और अक्टूबर में कौमी असम्बली के इंतखाबात भी हो रहे हैं, क्योंकि पहले तो खान साहब को अक्टूबर के अंदर भी इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। देखिए, नजर तो इशू ये है कि इनकी नीयत में तो खलल है ना, तो वो नीयत का खलल तो सबको नजर आ रहा है, खाली मुझे या तहरीक इंसाफ को नहीं, आवाम को नजर आ रहा है, हर एक को नजर आ रहा है। कल अगर आप देखते हैं, जो कल एक बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है, और वो उनको फादर फिगर समझा जाता है पाकिस्तान आर्मी का, जो ब्रिगेडियर महमूद है 1 PM में लॉन्ग कोर्स के, वो जो कल गए थे पूरी एक वेटरन्स की एसोसिएशन खान साहब से मिलने, उसके बाद जो बाहर खड़े होकर उन्होंने प्रेस टॉक की है, उन्होंने कहा है कि जी उनके चार्टर में ये नहीं है कि वो सियासी जमात से अपना कोई ताल्लुक रखें, लेकिन उन सारों ने मुशावरत करके कहा है कि इलेक्शन होने चाहिए, और उन्होंने जो तहरीक इंसाफ का इलेक्शन के ऊपर स्टैंड है उसको पूरी तरीके से वेटरन्स की ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल्स भी हैं, रिटायर्ड ऑफ कोर्स, वो सारों ने बैक किया है। लेकिन ज़ाहिर है अब पाकिस्तान में हर आदमी, वो हमारी जमात के लोग नहीं हैं। लेकिन आपकी राय में, और देखिए आपकी राय इलेक्शन वाली है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर आपके इख्तलाफात हैं इदारे के साथ, वो इख्तलाफात दूर करने के लिए खान साहब ने काफ़ी ऑफर्स दे दिए कि जो क़ातलाना हमला वगैरह मैं वहाँ तक माफ़ करने को तैयार हूँ, हर चीज़ आगे बढ़ने को तैयार हूँ, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा। क्या वजह है, रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा वहाँ से? और आपको उम्मीद है कि अक्टूबर से पहले कोई मामला ठीक हो जाएंगे? देखिए, इसका जवाब तो मेरे ख्याल में उन्हीं से लें। आपकी असेसमेंट में जानना चाह रहा हूं कि क्या है, क्यों नहीं आ रहा? मैं आपको असेसमेंट दे रहा हूँ बड़ी ज़बरदस्त। जिस शख्स को पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर, इमीडिएट एक्स प्राइम मिनिस्टर, और अगर मुझे याद है तो इमीडिएट इंशाल्लाह इमीडिएट नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि सबसे पॉपुलर लीडर है, तो पॉपुलर लीडर को ही, अगर वो जिनको गोलियां लगी, कातिलाना हमला हुआ, लोगों के अबडक्शन हुई, घर के पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ, घुस गए, आंसू गैस तोड़, वो कह रहे हैं कि जी मैं सब कुछ माफ करने को तैयार हूँ। इसका मतलब ये है कि वो अपनी जात से बढ़ के सोच रहे हैं, यानी कि हमला उनकी जात पे हुआ, लेकिन वो कहते हैं मैं मेरी जाती दुश्मनी नहीं है। फिर मैं आपको वो देखिए, मैं आपको एक किस्से से ही सुनाता हूँ, क्योंकि तारीख से और बेहतरीन तारीख, 24 घंटे भी इंतजार नहीं करते, अगले दिन फिर एक दाग देते हैं, जिससे मामला फिर खराब हो जाते हैं। तारीख एक जंग में मौला अली ने एक दुश्मन को गिरा दिया, और तलवार जब उठाई उसने मुंह पे थूक दिया, तो उन्होंने तलवार म्यान में अंदर रख ली वापस। जंग के बाद जब लोगों ने पूछा कि आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा जब उसने मैं जंग लड़ा था अल्लाह की राह में, जब उसने मेरे मुंह पे थूका मुझे जाती गुस्सा आ गया, मेरी जाती दुश्मन तो नहीं है, तो मैं कत्ल नहीं कर सकता। देखें, ये मैं मिसालें क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये मिसालें हमें दे के हमें पला, हमारी परवरिश तरबियत ऐसी बड़ी हुई है ना, तो हम चाहते हैं हम आगे भी बताएं कि जाती दुश्मनी नहीं है, सही है। अच्छा, इख्तिलाफ राय होता है, और उसमें इतने बढ़ गए कि कातिलाना हमला हमने नहीं किया, हम पे हुआ, फिर भी माफ करने को तैयार है। तो ये तो शख्स की बहुत बड़ी बढ़ाई है खान साहब। फाइनली कुछ देर पहले ख्वाजा साहब हमारे शोबे थे, वो ये कह रहे हैं कि अब एसी चलना शुरू हो गए हैं, ठंडी हवाएं आना शुरू हो गई है। वो कोई ठंडी हवाएं चलती हुए देख रहे हैं, इस पॉलिटिकल जो हीट अप एक माहौल है इसके अंदर, हीटेड माहौल के अंदर, तो वो बड़े पुरुमीद है कि ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई है, तो मामलात को बेहतरी की तरफ आपको भी जाते हुए नजर आ रहे हैं कि चीज़ें आगे की तरफ बढ़ें, जो जमूद है वो ख़त्म हो। इंशाअल्लाह। लेकिन ख्वाजा आसिफ, अब ख्वाजा आसिफ की बातों पे क्या कमेंट करें, उनकी तो ऐसे बयानात हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट, वो जो खड़े होकर तकरीरें उन्होंने फरमाई हैं, मतलब मैं क्या उनसे बात करूं, उनके बारे में जितना कम बोला जाए उतना बेहतर है। बहुत शुक्रिया अली जदी साहब, आपने प्रोग्राम में अपना वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हुकूमती मुआशी टीम के रुकन बिलाल अज़रकियानी हमारे साथ मौजूद होगी, उनसे हम IMF प्रोग्राम के वाले से बात भी करेंगे, और जो हुकूमत की पोजीशन है 21 अरब के फंड्स के अजरा के वाले से, हुकूमत को क्या अब हर सूरत में फंड जारी करने ही पड़ेंगे, नागुज़ीर होता चला जा रहा है। बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। पाकिस्तान अपना प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल करेगा। पाकिस्तान को श्रीलंका और घाना जैसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान अभी डिफॉल्ट के दहाने पर नहीं पहुंचा है। ये दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ गुज़िश्ता रोज़ ही IMF की MD की जानिब से सामने आया है, जिसने पाकिस्तान की मुश्किलात ख़त्म तो शायद नहीं लेकिन कम होने की उम्मीद ज़रूर पैदा कर दी है। इस बयान ने सियासी बयानिए को भी दचका पहुँचाया, जिसमें बार बार पाकिस्तान के दिवालिया होने का इल्ज़ाम दिया जाता रहा था। अहम बात यह है कि IMF की MD ने अपने बयान में पाकिस्तान को मिलने वाली आलमी यकीन दहानियों के इंतजार का तज़किरा भी किया है, जिस मुतालिक आज ही इंतहाई अहम और बड़ी खबरें सामने आई हैं। इस मुतालिक आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन पहले IMF MD क्रिस्टिना जॉर्जियो का मौक़िफ़ जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कह रही हैं। We are currently also discussing with those who support Pakistan in terms of providing financial assurances so we can complete the program. My hope is that with the goodwill of everyone, with the implementation of what has been already agreed by the Pakistani authorities, we can complete our current program successfully. इसी अहम बयान की बात ही आज एक बड़ी खबर भी सामने आई, जब मुत्तहिदा अरब अमारात ने IMF को पाकिस्तान के लिए $1 अरब फाइनेंसिंग की तस्दीक कर दी है। और सऊदी अरब की जानिब से भी इस हवाले से अच्छी खबरें सामने आ रही हैं, अच्छे सिग्नल्स आ रहे हैं, जो उन्होंने $2 अरब पाकिस्तान को फाइनेंसिंग करनी है, जो उन्होंने यकीन दहानी करवाई है डिपॉजिट में रखने के लिए। और पाकिस्तान का दोस्त चीन है, वो भी इस हवाले से पेश आज ही वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने बताया कि चीन की जानिब से भी पाकिस्तान को $30 करोड़ जो हैं वो मौसूल हो चुके हैं, जो उन्होंने देने थे पाकिस्तान को। एक अच्छी सूरत हाल पाकिस्तान के लिए बन रही है, लेकिन अहम चीज़ यह है कि पाकिस्तान आज भी महंगाई में पूरे खित्ते के अंदर हाईएस्ट एवर महंगाई पाकिस्तान के अंदर है। और क्या जो गरीब आदमी है उसकी मैशत क्या बेहतर होगी, मुल्की मैशत की सूरत हाल तो बेहतर हो रही है, जिस तरह से डॉलर के मुकाबले में रुपया जो है बेहतर हो रहा है, मुस्तहकम हो रहा है, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल होगा या आर्जी है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए मईशत और जनाब बिलाल ज़रक़ानी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त। सर ये बताएं कि ये जो हम सूरत हाल देख रहे हैं कि दिवालिया वाली ख़तरात टलना शुरू हो गए हैं और सऊदी अरब की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल आ गए, UAE ने भी हमें $1 बिलियन के डिपॉजिट का कह दिया है, चीन की तरफ से भी कुछ चीज़ें आ रही है सामने। कब तक स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा? बयानात तो बड़े अच्छे हैं सारे, जो बड़े खुशाइन दिख रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए जैसे कि आपने कहा आज की खबर बहुत खुशाइन भी है और इसी का इंतज़ार था जी। IMF का जो मौजूदा 9th रिव्यू है, जो जिसकी टेक्निकल एक एग्रीमेंट हो गई थी और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का इंतज़ार था। और आपने अच्छा किया कि MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा का बयान चलाया। उन्होंने भी कल यही बात की कि डिस्कशंस जारी हैं और उनकी तरफ से और हमारी तरफ से एक इंटेंट है कि इसको मुकम्मल करें। उसने उसमें सैलाब का भी तज़किरा किया था कि उसकी वजह से क्या मुश्किलात आई थी और यही हम भी हुकूमत के तौर पर कहते आए हैं। तो लास्ट जो सारे स्टेप्स हमने इस रिव्यू को मुकम्मल करने के लिए, जिसमें सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल शामिल था, गैस और पावर के टैरिफ रिविजन शामिल थे, वो सब उठा लिए गए थे। आखिर में $3 बिलियन के एक्सटर्नल गैप फाइनेंसिंग गैप की एश्योरेंसेस की बात थी। वज़ीर ख़ज़ाना ने चंद दिन कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि एक एश्योरेंस आ गई है, एक रह गई है। वो आज अल्हम्दुलिल्लाह UAE की हुकूमत की तरफ से $1 बिलियन की सूरत में आ गई है। अब हम समझते हैं कि अगले चंद दिनों में जल्द ही स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जानी चाहिए और उसके हमारी हकीकी मानों में चंद दिन होंगे, वो नहीं होंगे जो फरवरी देखिए उस टाइम अगले चंद दिन में हो जाएगा जी। उस टाइम पे देखिए उस टाइम पे एक टेक्निकल एग्रीमेंट हो गई थी, तो उस टाइम पे इसलिए ख्याल था, मगर ये फिर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप के ऊपर एक बात आ गई थी। अब दोनों साइडों ने ये बात वाज़ेह की कि बुनियादी तौर पे इस चीज़ के ऊपर इंश्योरेंस की ज़रूरत थी, वो अब आ गई हैं। अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट इंशाल्लाह जब जल्द हो जाएगी तो हमारी कोशिश होगी, IMF की भी मुझे यकीन है कोशिश होगी कि 2 से 3 हफ्तों में उसके बाद IMF का बोर्ड का अप्रूवल आ जाए और उसके बाद वो ट्रांच रिलीज़ हो जाए। दूसरी अच्छी खबर जो आपने खुद बताई कि चाइना का कमर्शियल बैंक है ICBC, उसके साथ $1.3 अरब उनकी तरफ से आने थे। उसके आखिरी जो किस्त है $300 मिलियन की, वो भी आज स्टेट बैंक के पास आ गई है। और मैं इस चीज़ की ज़रूर निशानदेही करना चाहूँगा कि पिछले 10 माह में हुकूमत ने ज़र मुबादला की ज़खायर की सारी मुश्किलात के बावजूद $11 अरब वक्त पे वापस किए हैं। अपने जो भी हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस थी हमने पूरी की हैं। इस चीज़ के बावजूद कि हम अभी 3 प्रायोरिटीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपने अपने एक्सटर्नल अकाउंट की पोजीशन भी मुस्तहकम करनी है, मगर साथ ही साथ सैलाब ज़दगान की मदद करनी है और जो रिलीफ हम फराम कर सकते हैं कमज़ोर तबकात को इन मुश्किल हालात में, इस महंगाई की हालात में। सैलाब के वाले से जो यकीन दहानियाँ मिली थी उस पर कोई नहीं उम्मीद जी। देखिए वो प्लेजेस हो गए हैं, उसका एक अपना तरीक़ेकार है, तो वो फॉरेन ऑफिस और हुकूमत पाकिस्तान लगी हुई है कि उनको भी मटीरियलाइज करें। एक्सपेक्टेशन क्या है कि कितना पैसा कितने टाइम? जी मैं आपको फैक्ट्स फिर लेके बता सकूंगा, मगर कोशिश यही है। वो एक मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज भी उसमें इन्वॉल्व है, मगर बुनियादी तौर पे फॉरेन ऑफिस
सारे जो हमारे मल्टीलैटरल और बायलैटरल पार्टनर्स हैं वो स्पेसिफिकली क्लाइमेट रेजिलिएंट, आगे आपकी कंस्ट्रक्शन हो या जो भी आपने अपने आप को क्लाइमेट रेजिलिएंट करने के लिए करना हो, उन इकदाम के लिए वो स्पेसिफिक फंड है। अब ये जो IMF का प्रोग्राम है, इंशाल्लाह अगर जब ये हो जाएगा मुकम्मल तो हम देखेंगे कि फिर से हमारे पास वो विंडोज़ ओपन हो जाएंगी जिससे हम मजीद और डॉलर्स की इन्फ्लोज दे सकेंगे मल्टीलैटरल और डेवलपमेंट पार्टनर से। महंगाई नीचे जाएगी पाकिस्तान की? देखिए, महंगाई इंशाल्लाह पहली स्टेज में हमने मईशत को स्टेबलाइज करना है। जो खान साहब आग लगा के गए जिसकी वजह से मुल्क को दिवालिया से बचाना पड़ा, और आज तक हम अपनी ज़र मुबादला के ज़खायर को सिफर पे तो होने से बचा गए हैं, मगर अभी भी 4-5 अरब डॉलर हमारी वो नहीं है लेवल जो होनी चाहिए। हम चाहते हैं ये 2 से 3 महीने की इंपोर्ट कवर के बराबर हो, जो हमारी आमतौर पर इंपोर्ट्स 6 अरब डॉलर के करीब होती है। जब ये उस जगह पर पहुँच जाएंगी फिर हम इंशाल्लाह वापस उस ग्रोथ के फेज़ में जा सकेंगे जहाँ पे हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा सकें। मगर आपने देखा है कि इन मुश्किल हालात में भी इस 9th रिव्यू के दौरान भी जो सारे इकदाम हमें IMF प्रोग्राम के लिए उठाने पड़े, उसके अंदर हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट के अंदर 360 अरब से 400 अरब रुपए भी किया और फ्री आटा स्कीम भी चलाई। ये बता दें कि इतने पैसे आ जाएंगे हमारे पास ना कि हम इलेक्शन के लिए 21 अरब दे सकें? ये देखिए उसके ऊपर आपने देखा है कि आज भी एक मेरे ख्याल से चेंबर में शायद सफात पर मुश्तमिल एक हुक्मनामा आ गया आज कि ये देखिए उसके ऊपर हुकूमत को पाबंद किया गया कि वो पैसे। देखिए इसके ऊपर हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, हुकूमत का बड़ा वाज़ेह है। जो 4-3 का फैसला हमारे नज़दीक था वो आज तक हमारी नज़र में नहीं सर बल्कि पूरी पार्लियामान की नज़र में वो 4-3 का ही फैसला था। आज और उसके डार साहब को पाबंद कर दिया बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि देखिए पैसे जारी करे और हतमी मंजूरी उन्होंने कहा कि ये हमने वज़ीर ख़ज़ाना से लेनी है। मगर आप मुझे ये बताइए मिनिस्ट्री फाइनेंस से लेनी है और मिनिस्ट्री फाइनेंस के ऊपर सारा मामला आ गया। नहीं आप मुझे ये बताइए, उन्हें पाबंद किया गया है। मुझे आप ये बताइए कि पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ब्रदर जजेस को इस बात पर मुतमईन कर लें कि वो 3-2 का फैसला नहीं था, 3-2 का फैसला। तो आपने कल सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी और कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी से आपने जो बिल पास करवाए पैसे ना देने के वाले से, वो 3 रुकनी बेंच के फैसले के रिस्पांस में ही था ना? नहीं देखिए उस टाइम पे बात ये थी क्योंकि पार्लियामान ने रेजोल्यूशन पास की थी कि 4-3 का फैसला है, इसलिए जब ये बात आई तो ये सवाल भी वापस पार्लियामान के पास ही लेके जाया गया और पार्लियामान ने यही कहा कि 4-3 का फैसला है, इसलिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं। और मद्देनज़र रखते हुए बाकी जो हालात हैं, जो अभी इलेक्शन कमीशन ने सवालात किए हैं हुकूमत पाकिस्तान से, वजारत ख़जाना से या वजारत दाखिला से, फैसला ना भी हो सुप्रीम कोर्ट का, ये तो एक असूली बात है, आइन के अंदर भी है, कानूनी बात भी है कि जब कोई असेंबली तहलील हो जाए, उसकी मुद्दत पूरी हो जाए या वक्त से पहले तहलील हो जाए, वहाँ 90 दिन के अंदर। जी देखिए आइन की दीगर शिकें हैं, तो हम बिल्कुल हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानना वो तो अलग बात है, आइन तो उससे भी ऊपर। हम बिल्कुल चाहते हैं कि आइन के मुताबिक हो, मगर जिस तरीके से बुलडोज करके किया जा रहा है तरीक़ाकार नहीं। मिसाल के तौर पर हम शुरू से तो तब किया जब आप लोगों ने नहीं किया ना, तो बात नहीं आप मुझे बताइए, ये हम तो अभी भी कहते हैं कि जिन प्रोसीडिंग्स के तहत ये हुक्म दिया गया वो प्रोसीडिंग्स का ही जवाब नहीं था अगर वो 4-3 का फैसला था। चीफ जस्टिस साहब से बार बार इल्तजा किए, सिर्फ हमने नहीं लीगल कम्युनिटी ने भी कि आप एक लार्जर बेंच बना लेते। ये तरीका जिस तरह उन्होंने कल 8 मेंबर बेंच से वो फैसला किया, इस तरीके से कौन सी लेजिटिमेसी या ट्रांसपेरेंसी या मामला कौन सा सुलझता है? आपकी बात से मैं मतलब ये ले रहा हूँ कि अगर 21 अरब होम भी फिर भी नहीं देंगे क्योंकि आप फैसले को नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए हाँ ये भी देखिए कि अगर हम आज वो कर लें तो वी आर ऑल्सो इन कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्या पार्लियामान वाला दस नहीं है? क्या जब पार्लियामान ने कह दिया है कि उनके नजदीक ये 4-3 का फैसला है, जो के बाद सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस खुद भी कहते हैं, जब पार्लियामान ने उसके बाद एक बिल मुस्तरद कर दिया है तो हुकूमत अगर ये फंड जारी करेगी तो विल दे नॉट बी इन कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट? क्या पार्लियामान के अहकामात को हमने मद्देनजर? स्टेट बैंक को तो आप रोक नहीं सकते, वो तो ऑटोनोमस अदारा, आपने उसको जिस तरीके से ऑटोनॉमी दी थी आपने पिछले साल। देखिए ये वैसे भी मैं उस ऑर्डर को आज जो आया है वो मैं पढ़ूंगा भी, मगर मैं आपको फिर से ये बात दोहराऊंगा कि जो ये इम्प्लीमेंटेशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं ये किस ऑर्डर की बुनियाद पे? उस ऑर्डर की बुनियाद पे जो हमारे नजदीक आज भी जिसका जवाब आप नहीं मानते, स्टेट बैंक को शायद मानना पड़े। बहुत शुक्रिया आपने पुराने में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन आज मुलाहिज़ा की वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए मईशत और तवानाई बिलाल अज़हर कियानी की जो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है मुझसे नहीं मानते क्योंकि वो 4-3 का फैसला है, इसलिए फंड्स फराहम नहीं किए जा सकते। इंतख़ाबात के इलाज की उम्मीद है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।